नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से एक रोज़ पहले गुज़िश्ता दिन पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना जनाब हाशिम जवा बख्त ने अपना बजट जो है सूबा पंजाब का पेश किया। सूबा पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। 2.3 खरब के इस बजट में महज 350 अरब रुपये तरक्याती मनसूबों के लिए रखे गए और 1.7 खरब रुपया यानी 1700 अरब रुपया यानी गैर तरक्याती मनसूबों के लिए रखे गए। आज के इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि हाशिम जवा बख्त साहब जो कि वज़ीर ख़ज़ाना है पंजाब के, वो हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, अपने बजट को एक्सप्लेन करेंगे। ये कमी होता है कि कोई वज़ीर ख़ज़ाना और मेरे साथ 3 कम अज़ कम इंतहाई रोबस्ट किस्म के, इंतहाई सख्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, मुझे इसी आज की डिस्कशन में ज्वाइन कर सकेंगे। प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन जनाब मुबशर लुकमान साहब फ्रॉम लाहौर वाया DSNG मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। जनाब मज़हर अब्बास साहब कराची से मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर सकेंगे। साबिर शाकिर साहब, और हम चारों बात करेंगे, समझना चाहेंगे हाशिम जवा बख्त साहब से कि पंजाब के इस बजट की, जो 2.3 खरब का बजट है, इसमें हुकूमत की तरजीहात क्या रही हैं। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब में हुकूमत की जो तरजीहात हैं, हुकूमत की जो प्रायोरिटीज़ हैं, उन्हें देख के आप समझ सकते हैं कि PTI की ये हुकूमत जो है वो किस तरफ जा रही है, कितनी कामयाब होती नज़र आ रही है, कितनी नाकाम होती नज़र आ रही है, किस किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो इस हुकूमत के सामने हैं। तो इसके हवाले से तो हम बात करेंगे। उसके अलावा जो एक और अहम सियासी डेवलपमेंट है जिसका ताल्लुक अब एक हद तक पंजाब से है, वो ये है कि बिलावल जरदारी भुट्टो साहब कल रायबंड पहुँचेंगे और रायबंड में वो जा रहे हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से मुलाकात करने के लिए। याद रहे कि माह रमज़ान में मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो लाहौर से ट्रैवल करके आई थी, जब बिलावल जरदारी भुट्टो ने उन्हें अपनी इफ्तार डिनर पर बुलाया था। ये वही इफ्तार डिनर था जिसमें एक तहरीक चलाने की ईद उल फितर के बाद बात की गई। काबिल वक्त आ गया कि वो तहरीक चलाई जाएगी। मुबशर लुकमान साहब, ये इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मतलब चले मैं और आप तो चले एक्सप्लेन करेंगे, जो फॉलोअर्स हैं इन पार्टीज़ के, पीपल्स पार्टी के, PMLN के, वो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसको कैसे हज़म करते हैं, कैसे हज़म होता है ये जो पलटा है? अब ये होएगी जी अब्बू बचाओ मुहिम पार्ट 2। ये और कुछ नहीं है। दोनों के अब्बू जो हैं, अब्बू और अब्बू दोनों जेल में। तो अब्बू को बचाने के लिए और दूसरे अब्बू को बचाने के लिए, एक अब्बू को निकालने के लिए दूसरे अब्बू को अस्पताल लाने के लिए ये मुलाकात हो रही है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अपोजिशन में कोई दम नहीं है इस वक्त और गर्मी बहुत है, ये बाहर निकल नहीं सकते, इनके कारकुन नहीं निकलेंगे, कुछ नहीं होगा। मुझे लेकिन जिस बात से मुझे एतराज़ हो रहा है वो ये हो रहा है कि समहाउ द अदर अब मुझे अपनी अपोजिशन से हमदर्दी भी होना शुरू हो गई है कि इतना भी नहीं हमें उनको बैश करना चाहिए। अच्छा। और उनको भी रखना चाहिए क्योंकि रियासत पे चेक एंड बैलेंस भी तो होना चाहिए ना जी। और अगर मिलते हैं और को अच्छी बात करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर अपने अब्बू को बचाना है इन्होंने, फिर मैं इनके साथ नहीं हूँ। हाँ, रियासत को बचाने के लिए, बजट के ऊपर बात करने के लिए अगर ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, मैं सलाम पेश करूंगा इनको। हाँ, अगर इकट्ठे हो रहे हैं, इस पर फिर मजीद बात करते हैं। मज़हर अब्बास साहब, मुबशर लुकमान ये कहते हैं कि ये अब्बू बचाओ तहरीक है। मरीम नवाज़ साहिबा अपने अब्बू को बचाना चाहती हैं, उनको जेल से अस्पताल ले जाना चाहती हैं, घर लाना चाहती हैं, और आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को बचाना चाहते हैं, आंट नब्बू को बचाना चाहते हैं बिलावल भुट्टो। इसके आगे कोई हायर मकसद आंट को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं, उनको स्पिन कर सकते हैं? क्योंकि मोहित, देखिए अभी आपने जो पहला सवाल किया मुबशर से कि जी इनके जो फॉलोअर्स हैं वो इन चीज़ों को कैसे हजम करते हैं। देखिए वो इन चीज़ों को वैसे ही हजम करते हैं जैसे PTI के फॉलोअर्स ने उन सारे लोगों की एंट्री को हजम किया जो या तो पीपल्स पार्टी से आए थे या PMLN से आए थे। और इसके बावजूद कि अगर आप उनसे इंडिविजुअली पूछें तो वो बिल्कुल इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि जी कल एक आदमी, सारी ज़िंदगी हमने जद्दोजहद की और एक आदमी अचानक जो है पार्टी में आ जाता है, उसको ओहदा भी मिल जाता है, वजारत भी मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। तो ये सब पार्टी, और यही लोग कल अगर वापस पीपल्स पार्टी में जाएंगे, वापस नून लीग में जाएंगे, तो उनके फॉलोअर्स उसको उसी तरह एक्सेप्ट करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का, लेकिन ये डायलेमा है। बुनियादी तौर पे मज़हर जवा बख्त ने भी हमें, हाशिम जवा बख्त ने भी ज्वाइन किया, लेकिन सम अप कर दूं कि आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN के वर्कर्स को नजर आ रहा है
कि आसिफ अली जरदारी साहब क्या कर रहे हैं, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा क्या कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या केसेस हैं। लेकिन जिस तरह से पीटीआई के लोग मजबूर हैं कि वो देखते हैं कि बहुत सी नापसंदीदा शख्सियात जो हैं। मुझे एक फर्क है, देखिए जो 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उसको लोग मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। मैं उसको जाती तौर पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को एक बड़ी डेवलपमेंट समझता हूँ। उसको अगर आप डॉक्यूमेंट को देखें, लेकिन उसके बाद उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की पहली वायलेशन खुद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने की, जब वो मुशर्रफ साहब के साथ जो है उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए और एनआरओ हुआ, हालांकि उनको उसकी प्राइस भी पे करनी पड़ी। फिर इसी तरीके से वो वायलेशन नवाज शरीफ साहब ने की, मेमो के जरिए जरदारी साहब ने की। तो प्रॉब्लम ये थी, लेकिन उस वक्त जो हुआ था मेरे पास ना मजर मेरे बड़े मुश्किल किस्म के सवाल हैं आपके ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह के हवाले से पूछने के लिए, लेकिन मैं उस पर फिर आता हूँ। थोड़ा सा बजट को हम देख लें, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। हाशिम जमा बख्श साहब ने बड़ी हिम्मत की है, बड़े बाहिम्मत हैं एज फाइनेंस मिनिस्टर के 4 टेलीविजन के एंकर्स के साथ और एनालिस्ट के साथ वो आ गए हैं अपने बजट को एक्सप्लेन करने के लिए। हाशिम जमा बख्श साहब, आप तैयार हैं? जी, मेरे आपके लिए तो तैयार हूँ, पर अब आपने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, इंशाल्लाह सबके लिए तैयार। वी मेड अ वेरी गुड बजट, इट्स अ वेरी बैलेंस्ड बजट, सबके लिए तैयार है। मेरे साथ आपको चूंकि ज्वाइन करते करते देर होगी, मैं फिर बता दूं कि स्टूडियो में मेरे साथ साबिर शाकिर साहब हैं। वो भी समझना चाहते हैं कि पंजाब की हुकूमत की क्या तरजीहात हैं। कराची से मुझे मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं और लाहौर से मुबशर रुकमान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप हमें बता सकेंगे कि ये जो 2.3 खरब का आपका बजट आपने प्रेजेंट किया, जिसमें महज 350 अरब रुपए आपने डेवलपमेंट के रखे हैं और 1.7 खरब यानी 1700 अरब रुपए आपने गैर तरक्याती चीजों के रखे हैं, इसको कैसे डिफेंड करते हैं इस बजट को आप? जी, मैं इस पे अर्ज करूँ। जनाब के इल्म में होगा कि 2.3 का जैसे आपने फरमाया ये बजट है, इसमें जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है हमारा इस साल का वो है 350 अरब का। ये पिछले साल 238 अरब का था। तो इट्स अ 47% इंक्रीज इन द डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर पंजाब। अच्छा, आपको भी इल्म है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का 650 अरब का था। मैं उस पर अर्ज करता हूँ। इसमें मैटर करती है यूटिलाइजेशन, कि आप खर्च कितना कर पाते हैं। जब 650 का था तो उनका कोई लगभग 400 के करीब खर्च हुआ था, विच वॉज अराउंड 60 समथिंग %। हमने इस बार छोटा जरूर रखा है और उसकी एक वजह है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि पिछले साल भी हमने एक एस्टिमेटेड प्रोविंशियल सरप्लस रखा था। आज ये 350 अरब का बजट लेने के साथ साथ 233 अरब रुपए का हमने साथ साथ प्रोविंशियल सरप्लस रखा है। उसका मतलब ये है कि मुल्क में जारी जो माशी बहरान है, इसके मद्देनजर हम अपने तरफ एक फोर्स सेविंग करेंगे ऑफ 233 बिलियन, ताकि जो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट है पाकिस्तान, वी आर पार्ट ऑफ द फेडरेशन, तो दैट इज रिड्यूस्ड और ये पैसा हमें अगले साल में अवेलेबल होगा। तो इस वजह से अगर आप उसको ऐड करें तो हमारा भी 550 से ऊपर है। उसकी टाइमिंग का है कि ये इंशाल्लाह अगर आदाफ महसूलात के मीट होते हैं तो वी विल बी एबल टू स्पेंड दिस मनी नेक्स्ट ईयर। जनाब साबिर शाकिर साहब, पंजाब के इस बजट को देखते हुए, और ये बहुत एक फॉर्चुनेट बात है कि हाशिम जमा बख्श साहब ने इतनी हिम्मत की है, बाहिम्मत है वो, कि वो 4 मीडिया के पर्सनस के सामने आ गए हैं इस बजट के हवाले से बात करने के लिए। आपके जहन में क्या सवाल आ रहा है? मेरे जहन में तो सवाल यह है, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक़ फैमिली बैकग्राउंड जो है मेरा अपना भी वो है ज़राअत के शोबे से। ताल्लुक़ भी मेरा जनूबी पंजाब बहावल नगर से है। तो मैं तो सिर्फ यही पूछूंगा कि पिछले तकरीबन शौकत अज़ीज़ साहब के ज़माने तक और पीपल्स पार्टी के ज़माने तक तो किसान की हालत बहुत ज़बरदस्त रही है, उनको इंसेंटिव मिलते रहे हर तरह के और किसान खुशहाल हुआ। लेकिन नवाज शरीफ साहब के 5 साल और अब तक की पीटीआई की हुकूमत, इसमें अभी तक किसानों के बारे में कोई ऐसा इंसेंटिव हमें नज़र नहीं आया जिससे कि लगता हो कि 70% जो हमारे काश्तकार हैं उनके बारे में कोई ये हुकूमत थोड़ी सी संजीदा नज़र आती है या थोड़ा सा उनको भी अट्रैक्ट करेगी। इमदादी कीमतों में कोई इजाफ़ा, कोई खाद की, कोई बिजली की कीमतों में कोई सब्सिडी, इस तरह की कोई चीज़ हमें अभी तक तो नज़र नहीं आई। अगर है तो वो बता दें। जी हाशिम जमा बख्श साहब। जनाब, मेरे ख्याल से इसमें 2 सवाल मैं एक ही मैं इसमें जवाब देता हूँ। एक है इनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से और वो हो गया आपका
जो रीजनल इक्वलाइजेशन, यकसा पंजाब का हमारा एक सोच है, एक मॉडल है। मैं जरा पहले उस पर बात कर लेता हूँ, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर का आपको मैं इस पे अर्ज करता हूँ। ये पहली बारी तारीख में होने जा रहा है कि हमने 35% ऑफ आवर डेवलपमेंट बजट को हमने जनूबी पंजाब के लिए रखा है। पास्ट में भी जनूबी पंजाब के लिए कहा जाता था कि आप उसकी पॉपुलेशन से 1 या 2% एक्स्ट्रा रखते थे। एक तो हमने इसको 32 के अगेंस्ट 35% रखा। अब इसमें और पिछले माजी के सालों में फर्क ये है कि ये इस बारी हमने रखने के साथ साथ 3% से भला क्या फर्क पड़ जाएगा 32 के बजाय अगर आपने 35 रख दिया। इसी पे यही पॉइंट मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा इस पे क्लैरिफाई करूँ कि जब पिछली हुकूमतें इसको रखा करती थी तो साल के दौरान इसको रीअप्रोप्रिएट कर लेती थी बाकी जगहों पे। तो एक्चुअली मैं सिर्फ आपको पिछले 7 साल का अगर रिकॉर्ड बताऊं तो 31% पॉपुलेशन के अगेंस्ट इसको मिला है सिर्फ वहां पे 17%। 11% ओवर द लास्ट 7 ईयर्स विच ट्रांसलेट्स इनटू 265 अरब रुपया वो वहां से कागजों में दिखाया गया था, बट रीअप्रोप्रिएट हो जाता था, कभी खर्च नहीं किया जाता था। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ एक्चुअल खर्च की। एलोकेशन तो 32 के अगेंस्ट थी। तो पिछले 7 सालों में जो पंजाब का 2 ट्रिलियन रुपीस खर्च हुआ है उसमें 265 अरब रुपया जनूबी पंजाब की जो उसकी एलोकेशन थी उसके अगेंस्ट उसको नहीं दिया गया। एक बहुत बड़ा गैप था। अब आपने कहा कि जी हमने 35% अगर 32 के अगेंस्ट रखा है तो इसमें क्या चीज है? इसमें सबसे बड़ी चीज एक तो ये हो गया कि इट इज अबव, ओवर एंड अबव व्हाट द रेशियो इज फॉर द पॉपुलेशन। दूसरा जो हमने बड़ी, मैं ब्रेक से पहले जरा मुबश्शिर लुकमान साहब का भी इस पे ले लूं। मुबश्शिर साहब, ये जो हाशिम जवाब बख्श साहब ने वो फिर ब्रेक से पहले एक ले लेना इस पे, ये आप सेटिस्फाइड है इससे मुबश्शिर साहब ये जो एक्सप्लेनेशन? सर मेरी इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन तो देना। नहीं जी, मैं बिल्कुल देखिए बात यह है कि हाशिम जो हैं बड़े यंग हैं और बड़े स्मार्ट हैं और बड़ी उम्मीदें हैं इनसे हमको। बट हैविंग सेड दैट, आप ये देखें कि 18वीं तरमीम आने के बाद जहाँ नुकसानात हैं वहाँ उसके फ़ायदे भी बहुत हैं। लेकिन व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि पंजाब की हुकूमत ने पावर प्रोजेक्ट्स में किसी भी किस्म का, यानी उन्होंने कोशिश ही नहीं की। उन्होंने एज्यूम कर लिया कि पावर जो है सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट करेगी तो करेगी, ये उनको ब्लेम जाए, उनको फ़ायदा जाए, हमने सूबे के लिए पावर नहीं करनी। दूसरा, जो वाटर रिकॉर्ड के तहत ये एक्स्ट्रा पानी दे रहे हैं पंजाब का सिंध को, और यहाँ पे ना तो ये वाटर रिजर्वायर्स बनाने की बात कर रहे हैं, ना ये डैम्स के लिए अलग फंड बना रहे हैं जो खालिस्तान पंजाब के लिए रिजर्वायर्स हो। तो एग्रीकल्चर कहाँ से बढ़ेगी अगर पानी नहीं होगा? आपके किसी दरिया में तो पानी है नहीं। बातें करा लें जितनी करानी है, बातों का क्या फ़ायदा, क्योंकि वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। 1 महीने के बाद कोई होगा नहीं हम में से इधर उधर। तो ना डैम है ना रिजर्वायर है, पानी नहीं है, तो एग्रीकल्चर खे खाट वो नहीं है, और ना पावर आ रही है, ना पावर प्रोजेक्ट आप लगा रही हैं। तो भाई मुझे क्या फ़ायदा इस नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का? मैं की तरफ जा रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा समाप्त कर दूं कि जी जरा क्विक कीजिए। मैं चाहता हूं कि क्विक ताकि बहुत से सवाल हमारे जहन में है पंजाब के। क्विक ये है कि इस बारी कैबिनेट ने बिफोर द बजट अप्रूव कर दिया है कि पंजाब, साउथ पंजाब की 3 डिविजन का जो शेयर है एज ये कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। दिस हैज बीन पुट इनटू इफेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका पैसा कहीं और नहीं जा सकेगा। जनूबी पंजाब का पैसा सिर्फ जनूबी पंजाब में लगेगा। और जहां आपने कहा कि ये मेरा सवाल नहीं है सर, मैं पिछले सवाल का जवाब दे रहा था। एग्रीकल्चर से जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आप कहें तो मैं ब्रेक के बाद बता दूं, अगर आप कहें तो मैं मुझे ब्रेक लेने दें। हाशिम जवाब बख्श साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज मुझे एक जरा ब्रेक लेने दीजिए, बिकॉज आपके बजट में जो मैं देख रहा हूं कि उसमें वाकई डैम्स की बात की गई है, लेकिन मुबश्शिर लुकमान साहब ने ये सवाल उठाया है कि पानी के रिजर्वायर जब पंजाब के पास अपने नहीं होंगे। ये इसलिए ये सवाल अहम है कि बजट एक ऐसी चीज़ है जिस पर कभी भी बात होती नहीं है, और बजट जो है वो किसी भी हुकूमत की जो सियासी तरजीहात होती हैं, उसकी जो कैपेसिटी होती है, ये सिर्फ नंबर्स गेम नहीं होती, ये उसकी इस कैपेसिटी की एक दास्तान होती है। और हम बड़े इस मामले में लकी हैं कि पंजाब के मिनिस्टर फाइनेंस जो हैं हाशिम जवाब बख्श साहब, वो इतने जमा हिम्मत हैं, हमारे इतने बाहिम्मत हैं कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं इन सवालात का जवाब देने के लिए। एक ब्रेक मुझे लेने दीजिए और फिर बात को आगे बढ़ाएं।
नाज़रीन, वेलकम बैक। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर जनाब हाशिम जमा बख्त साहब हमारे साथ हैं। एक रोज़ कबल उन्होंने 2.3 खरब का बजट प्रेजेंट किया, जिसमें 350 अरब रुपये तरक्याती मनसूबों के लिए और 1.7 खरब यानी 1700 अरब रुपये गैर तरक्याती मनसूबों के लिए रखे गए। उसी हवाले से हमारे सवालात हो रहे हैं। हाशिम जमा बख्त साहब, आप एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि जो मुबशर लुकमान साहब ने डैम्स और रिजर्वायर के हवाले से सवाल उठाया। जी, मैं इस पे अर्ज करूं। बेसिकली हमने पंजाब के लिए एक बड़ी जामे ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाई रिसेंटली। उसमें 70 के करीब वेरिएबल्स को देखा गया और वो डायनामिक है नेचर। हम देख सकते हैं कि अगर एक्स नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक सेक्टर में तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। उससे ये बजट से पहले एक्सरसाइज हो गई थी, उससे हमें ये नजर आ गया वादे तौर पे कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए एक लो हैंगिंग फ्रूट है, तो इस साल हमने उसकी डेवलपमेंट में 100% इंक्रीज किया है और ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर को 23.8% से ओवर लास्ट ईयर ये एक्चुअल मेजर एलोकेशन इस साल की इतनी है। हम जो सोच रहे हैं इसमें एग्री प्रोडक्टिविटी शामिल हो जाती है। हमारा फोकस साथ साथ लाइफ स्टॉक पे भी है। वाटर इरिगेशन के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि वाइल डैम्स आर अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म सोल्यूशन, हमने जिस चीज पे काम किया है कि वो हमारी बहुत अरसे से मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ आर एग्जिस्टिंग इरिगेशन सिस्टम नेटवर्क नहीं हुई थी, उसमें हमने तकरीबन 33% उसकी मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए बढ़ाया। तो ओवरऑल जो व्यू है वो हमारा यही है कि अगर हमने इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर, पंजाब इज द फूड बास्केट ऑफ दिस कंट्री, हमने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है और जो हमारे इस बारी के प्रोग्राम्स हैं दे विल एंड अप मेकिंग अ डिफरेंस। अच्छा, अब जरा हाशिम जवाब साहब इसकी सियासी डायमेंशन पे आ जाते हैं। एक मिनट शाकिर साहब मोहित साहब, एक मिनट, वो मेरे साथ। मोहित साहब एक मिनट, जनाब अगर आप इजाजत दें, मेरा मतलब है कि आप एग्रीकल्चर ग्रोथ करेंगे कैसे बगैर पानी के, और पावर वाला जवाब आप भूल गए। मैं अर्ज करूं जी, पावर प्लांट आपके 2 पंजाब में लगे हुए हैं, एक सोलर का लगा हुआ है, एक ये प्लांट आपने जो इस बजट में किए हैं उनकी बात करें। जी, मैं जो लगा हुआ है उसको कंप्लीट कर लूं तो मेरे ख्याल से वो काफी है अभी इस साल के लिए, जिसका फाइनेंशियल क्लोज हम अचीव करने जा रहे हैं। ये 1300 मेगावाट का पावर प्लांट है पीटीपीएल के नाम से। ये पिछली हुकूमत बगैर गैस एग्रीमेंट साइन किए, बगैर पीपीए साइन किए करके गई थी। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स क्लोजर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो कि 100 बिलियन से ऊपर का है। हमने इसकी जो इक्विटी रिफ्लेक्शन करनी थी वो पिछले साल कर दी है, इस साल हमने बाकी फाइनेंसिंग डेट से अरेंज कर लिए, इसलिए वो आपको नजर नहीं आ रहा है। और आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए पानी कहां से आएगा? अच्छा, ये एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए आपको पता है वाटर ओवरऑल तो इज अ फेडरल सब्जेक्ट, हम तो उस पे काम कर रहे हैं कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कहा था, मुझे पता था। अगर वाटर फेडरल सब्जेक्ट है आशिम साहब, तो फिर अब मुझे थोड़ा सारे सा प्रोविंसेस में वाटर रिकॉर्ड क्यों हुआ था? वाटर रिकॉर्ड प्रोविंसेस में क्यों हुआ था अगर फेडरल सब्जेक्ट है तो? हम वाटर एफिशिएंसी पहली हुकूमत है जिसने आपकी वाटर पॉलिसी दी है आपकी, और उसका क्लॉज नंबर 6 कहता है कि प्रो रेटा बेसिस पे वाटर डिस्ट्रीब्यूट होना है। हमने वाटर एफिशिएंसी के लिए अपने इरिगेशन नेटवर्क और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में जो आप अगर देखें एलोकेशन के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर कवर होते हैं, ये आपकी लाइनिंग ऑफ। आपने पंजाब वाटर काउंसिल को तो कुछ नहीं दिया। अच्छा, मुबशर साहब और हाशिम साहब, जरा मुझे इसे एक वाइडर, ठीक है, मुझे जरा इसको वाइडर पॉलिटिक्स में लाने दीजिए। साबिर शाकिर साहब भी हैं, मज़हर अब्बास साहब भी सुन रहे हैं। साबिर शाकिर साहब, कल जब इसे कहते हैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब वहाँ जा रहे हैं रायबंड में मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को मिलने के लिए, पहले वो आई थी यहाँ उनको मिलने के लिए। यहाँ पंजाब हुकूमत ने अपना बजट दिया है और बिलावल भुट्टो ने आज ही कहा है कि टोटली नाकाम बजट है। फिगर्स उनके वैसे अजीब से थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि टोटली नाकाम बजट है। अब जबकि ये बजट मेकिंग हो गई है सेंटर में और पंजाब में, किस किस्म की तहरीक, किस किस्म की मूवमेंट, किस किस्म का प्रेशर PMLN, PPP, बिलावल जरदारी, मरियम डालते नज़र आ रहे हैं? देखें, ये पहली बात है कि इन दोनों के दरमियान क्या कोई इस तरह का है एतमाद साजी का नुक्ता है? पहली एक हुई ना इफ्तार डिनर मीटिंग हुई थी। नहीं, ये दोनों एक दूसरे को एक टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, टिश्यू पेपर के तौर, एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मुबशर साहब ने कहा, मसला ये है कि अकाउंटेबिलिटी, अब वो तो कहते हैं अबू बचाओ तहरीक है, अबू बचाओ, उसमें देखें ना, अबू सिर्फ अबू नहीं ना रहे, फरियाल तालपुर साहब भी चले गए और जरदारी साहब भी जेल में चले गए हैं। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब हो गई ना, नवाज शरीफ साहब भी हैं, कज़न भी हैं, हमजा शहबाज हैं, हमजा शहबाज की मरीम को क्या पता, चचा भी हैं।
तो वो करना तो पड़ेगा। अब मसला क्या है? मसला ये है कि बिलावल साहब चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ का जो सियासी वज़न है वो अपने खाते में डालें, मुस्लिम लीग नवाज़ का कंधा इस्तेमाल करें और मुस्लिम लीग नवाज़ का कंधा उनके लिए इस्तेमाल हो। मरियम बीबी अपने चक्कर में है कि पीपल्स पार्टी को साथ में लाया जाए और आगे बढ़ा जाए, जबकि आज भी बिलावल भुट्टो ने कैटेगोरिकली कहा है जाने से पहले, जाती उम्रा जाने से पहले, अभी कल जाना है उन्होंने, लेकिन आज उन्होंने कहा कि वो हुकूमत गिराने का उनका कोई इरादा नहीं है, हुकूमत नहीं वो गिराएंगे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यह है कि जो वफाकी हुकूमत का तसलसल है वो सिंध हुकूमत का श्योरिटी बॉन्ड है। अच्छा, अगर वफाकी हुकूमत को कुछ भी हुआ या उस तरफ बढ़ने की कोशिश की गई तो फिर दूसरा कदम सिंध हुकूमत की तरफ पहले पहुंच जाएगा। वो भी कोलिशन गवर्नमेंट है, ये भी तो कोलिशन फिर गवर्नमेंट करना है। क्या चाहते हैं बिलावल? बिलावल साहब तो दबाव बढ़ाना चाहते हैं। बिलावल मरियम के मुकाबले में बिलावल बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि मरियम बीबी सज़ा हो चुकी है। मरियम बीबी इस वक्त मुजरिम है, और बिलावल को वो तो चांस ही जमानत नहीं- पे हैं। बिलावल को तो चांस ही कोई नहीं सजा होने की। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को जेल हो चुकी, वो भी मुजरिम है। हमजा शहबाज को होने वाली है, क्योंकि उनका रेफरेंस है शहबाज शरीफ साहब भी। शरीफ फैमिली तो करीब करीब है, जबकि इनके तो रेफरेंस अभी शुरू ही नहीं हुए। ना मज़हर जरदारी अब्बास- साहब का, ना फरियाल तालपुर साहबा का। मज़हर अब्बास, ये साबिर शाकिर साहब ने एक नई चीज़ छोड़ दी है कि मरियम के मुकाबले में बिलावल की जो पोजीशन है सियासी ढांचे में और मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी मजबूत है, इसलिए बिलावल के इंटरेस्ट बड़े डिफरेंट हैं। दैट्स ट्रू। नहीं ख्याल कि बिलावल की पोजीशन भी कोई मजबूत है, इसलिए कि सिंध में तकरीबन कोई 42 ऑफिसर्स और उसमें से उसमें कोई 10 से 12 MPAs, इनके खिलाफ इंक्वायरीज जो है वो तकरीबन खुली हुई हैं। और उसमें प्रॉब्लम जो यही फेस करने पड़ रही है कि अगर उन 10-12 MPAs को क्या उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट होगी, और होगी तो किस लेवल पे होगी, और उसके नतीजे में वो जो दबाव है। दूसरे एक चीज थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि सिंध में कोalition नहीं है, सिंध में प्योरली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। और लेकिन उसमें विद इन द पार्टी जो है, अगर इतने सारे MPAs टारगेट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई इन हाउस तब्दीली की सिंध के अंदर कोशिश की जा सकती है अगर मरकज में एक्टिविटीज बढ़ती हैं। दूसरी चीज ये कि हाँ, अगर कल इनकी मीटिंग में कोई एक नए सियासी बयानी पे गुफ्तगू होती है, जब तक ये कोई नई चीज नहीं देंगे ये लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब तक आप एक सिर्फ इस चीज पर लोगों की रिलीज के ऊपर मामला नहीं बनेगा, जब तक आप कोई एक सही ऑल्टरनेट काउंटर बयानिए के साथ नहीं आएंगे। और देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसकी आप पहले बात कर रहे थे, उसमें क्या था? उसमें पहले एडमिशन थी कि पहले एक दूसरे से एडमिट किया, कन्फेस किया कि हम एक दूसरे के खिलाफ आलयकार बने। यहाँ अगर ये चीज आगे बढ़ती है तो बिलावल और मरियम को पहले कन्फेस करना पड़ेगा कि ये जो मुकदमात हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये हमारी ही पैदा करदा हैं, और ये सारी चीजें जो इल्जामात हैं ये हमारे ही पैदा करदा हैं। उसके साथ उसको अगर वे फॉरवर्ड वो देते तो जब तक आप लोगों को कोई नई चीज नहीं देंगे, और नई चीज अलॉन्ग विद एडमिशन, जब तक आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने अगर हाशिम साहब यहाँ इस वक्त मौजूद है, मैं सिर्फ उनसे दो चीजें मालूम करना चाह रहा हूँ। एक ये कि क्या बजट के अंदर, क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, क्या बजट के अंदर जनूबी पंजाब सूबे की कोई बात हुई है, उसके हवाले से कोई एलोकेशन हुई हैं उसके हवाले से? और दूसरा ये कि पॉवर्टी एलिवेशन, क्योंकि अगेन जनूबी पंजाब में गुर्बत बहुत ज्यादा है, उसके हवाले से स्पेसिफिक क्या चीजें करने जा रहे हैं? अच्छा, नहीं, लेकिन ये तो हाशिम जमा बख्श साहब ने पहले इसका कहा कि पहली दफ़ा 35 अरब रुपया जो है, 35% जो बजट का है, तरक्याती बजट का हिस्सा जो है वो जनूबी पंजाब के लिए रखा गया है। और वो ये कहते रहे हैं कि जो पहले रीइंबर्समेंट, वही मैं जनूबी पंजाब सूबे की जब बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सी चीजें आएंगी। तो अगर इस साल के अंदर गवर्नमेंट का प्लान है जनूबी पंजाब को सूबा बनाना, तो उसकी बिल्कुल एक ये पूछ लेते हैं जरा, इसमें ज्यादा सियासी दिलचस्पी होगी। हाशिम जमा बख्श साहब, आप लोगों ने तो सबने ज्वाइन ही किया था, आपने, आपके भाई साहब ने PTI के बैंड वैगन को, कि एक नया सूबा बनेगा, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ है। अब उस पर कुछ खामोशी सी हो गई, कभी आपकी आवाज आती नहीं उसके हवाले से? सर, अगर आप इस बजट में भी एलोकेशन देखें तो 3 अरब रुपया एलोकेट किया गया है जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए। यू हैव टू टेक इट इन अ फेज्ड मैनर। आपको पहले वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट का जो पैराडाइम है उसको ठीक करना है।
मैं आपको यही अर्ज कर रहा था पहले भी कि हमने उनके हेल्थ इंडिकेटर्स, एजुकेशन इंडिकेटर्स और ये सारे इंडिकेटर्स को देखते हुए वहां की एलोकेशन में ओवरऑल तो 35% किया है, मगर हमने इंडिकेटर्स के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल स्कूल के अंदर, स्कूल एजुकेशन के अंदर हमने 53% एलोकेशन की है, हेल्थ में हमने 39% की है, सोशल वेलफेयर में हमने 39 की है, रोड में हमने 41, एग्रीकल्चर में 48%। इसी तरह सर हमने वहां की एलोकेशंस को उसकी इंडिकेटर और पॉपुलेशन और जो डेप्रीवेशन रही है उसके मुताबिक बढ़ाया है। जहां आपने बात की, मैंने पहले भी अर्ज किया, इसके सेक्रेटेरिएट के लिए एक बहुत बड़ी इशू ये आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली पंजाब हैज बिकम क्वाइट बिग, और हम चाह ये रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट ऐसा बनाया जाए जिसके अंदर उनको इतना एम्पावर कर दिया जाए कि वहां की डिसीजन मेकिंग जो है, वहां से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग that should take place within that region, and those special secretaries or ACS should be empowered to take all decisions. So that is a very major milestone जो इस बजट में हमने इसका अनाउंसमेंट की है। जिस शिद्दत से पीटीआई ने बात की थी जनूबी सूबे की, क्या आपको लग रहा है कि उस शिद्दत से अभी उस पर स्टैंड है, ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते चले जा रहे हैं? ये जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनेगा। मेरा ख्याल है कि अगर सिस्टम तब्दील हुआ तो फिर वसी पैमाने पर होगा, और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो आ जाएंगे, और जो मुबशर कह रहे हैं वही होगा। ज़्यादा चांस वो है, ये नहीं होगा जनूबी पंजाब सूबा बन जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये KPK में भी ये होगा, सिंध में भी ये चीज़ें आएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन जाएंगे। किसी सूबे की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि वो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और शायद ये जो नया बलदियाती निज़ाम है वो भी उसी की तरफ, जो लेजिस्लेशन हुई है पंजाब में ख़ास तौर पे, वो उसी की तरफ जाता हुआ एक इशारा है कि तमाम जो लोकल डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट के काम है वो सारे दिए जाएं बल्दियात को और ज़िलाई हुकूमतों को, और ऊपर जो है वो सिर्फ लेजिस्लेशन का काम रह जाए। तो ये चीज़ उस तरफ जा रही है, जाते नजर आती है। ब्रेक में ले लूँ। नाज़रीन, मुबशर रहमान साहब ने जो सवाल उठाया और जिसको साबिर शाकिर साहब जो हैं वो उसको सपोर्ट करते नज़र आते हैं, लेकिन ये सूरत हाल तो तभी होगी जब कोई इतनी बड़ी सियासी ताकत होगी, जिसमें इतनी सख्त होगी, जिसमें इतनी हिम्मत होगी कि वो इस किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव रीडिस्ट्रीब्यूशन कर पाएगी। अभी तो सूरत हाल है कि कोई इस किस्म की सियासी ताकत हमें नज़र आ नहीं रही। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फुल हॉग ज़रा सियासी ढांचे को, सियासी सूरत हाल को भी देखते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, सवाल तो मेरे पास बहुत से हैं और मेरे पास मैं वो जाती उम्रा में जो मीटिंग होने वाली है कल, उसके हवाले से भी बात करना चाहता, लेकिन उससे पहले एक ऐसा सवाल है जिससे मैं सियासी तौर पर हाशिम जमा बख्श साहब से पूछना चाहता हूँ। हाशिम जमा बख्श साहब, प्रोग्राम के पहले हिस्से में मज़हर अब्बास साहब से मैंने ये सवाल पूछा कि ये मरियम और इनकी जो मीटिंग हो रही है, पहले इस तरह की बातें भी करते रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का मैंने एक टुकड़ा सुनाया कि किस किस्म की बातें उन्होंने रायबंद के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से की हैं, और उसके अलावा जो करप्शन के चार्जेस हैं PPP की लीडरशिप पे PMLN में, तो इसको जो सपोर्ट बेस है, जो वर्कर्स हैं PPP PMLN के, वो कैसे हज़म करते हैं, कैसे इसको डाइजेस्ट करते हैं। उन्होंने उसके जवाब में कहा कि वो इसी तरह से डाइजेस्ट करते हैं जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्ट बेस है वो देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में अनइलेक्टेड लोग भी बाहर से आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ में नए लोग भी आ गए हैं, नए चेहरे भी आ गए हैं, पुरानी तहरीक इंसाफ सारी साइड पे हो गई है। इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल? आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर और PMLN PPP के अंदर जो सपोर्ट बेस है उसमें अब इखलाकी तौर पर कोई फ़र्क रहा नहीं है? मोहित साहब, मैं इस पे अर्ज़ करूँगा कि हमारी PTI का एक बहुत मैनिफेस्टो का एक बहुत बड़ा हिस्सा था अवेयरनेस पैदा करना, शऊर पैदा करना। आप ये नहीं देखेंगे कि एक रैशनल हमने डेवलप किया कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, कि मुल्क में किस चीज़ों की ज़रूरत है। अभी बात होती है कि जी आप क्यों कहते हैं कि माजी में क्या गलतियां हुई, तो मैं हमेशा उस पर यही बात करता हूं और हमारी पार्टी का भी यही है कि जी आवाम में शऊर दिलाना, शऊर देना और इसको आगे डेसिमेट करना कि हमसे भी वो गलतियां ना हों। इन 5 सालों में बड़ा इजी है सर, शॉर्ट टर्म मेजर्स लेना। आप डेट उठाते जाएं, आप कभी डेवलपमेंट पार्टनर्स के पास जाएं, कभी आप किसी और के पास जाएं, कभी आप कोई और बात करें, आप फैक्चुअल बातें करें ना, और 5 साल गुजारें। हमने ओवरऑल ही एक चीज़ को जो इंट्रोड्यूस कराया वो है शऊर।
अब शऊर के मुताबिक हो ये रहा है कि जब ये मीटिंग्स भी कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, इनका अपना वर्कर भी इनसे ये सवाल पूछने पे आहिस्ता आहिस्ता मजबूर होता जा रहा है कि आपका ग्रैंड डिज़ाइन है क्या पाकिस्तान के लिए, आपकी क्या सोच है, आप कैसे आगे लेके जाएंगे। सो आई थिंक लेकिन आपका जो सपोर्टर और वर्कर है वो क्या आपके ग्रैंड डिजाइन से सेटिस्फाइड है? नहीं, आपका अब सवाल तो ये हमारा कि आपकी 9 महीने की परफॉर्मेंस के बाद आपका जो सपोर्टर और वर्कर है, जी, हमारा सपोर्टर और हमारा वर्कर जो है वो हाँ जी, इस वक्त इस चीज़ को अंडरस्टैंड ज़रूर कर रहा है कि हमने इस वक्त आके शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने के बजाय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और इसकी तरफ हम लेके जा रहे हैं पूरे मुल्क को। ये कड़वी गोड़ी ज़रूर है, मगर ये जिस सिमत का हम तयन करने जा रहे हैं, जिस तरह हमने अपने इस बजट में भी किया है, अगर आप पंजाब का इस वक्त बजट देखें, पहली बार ही हुआ है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे इतनी बड़ी सेक्टोरल अलाइनमेंट हुई जा रही है। हमने हेल्थ में 9 नए हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं इस माशी बुरहान के अंदर भी, क्योंकि हमें पता है कि हेल्थ के कितने की जरूरत होनी चाहिए। मैं वो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में से बाहर मैं जरा इसकी नहीं मुझे इजाजत दीजिए कि मैं माशी एंगल से निकल के खालिसन सियासी एंगल पे आ सकूं। मजहर अब्बास साहब, आपका ये सवाल था कि पीटीआई के वर्कर्स में सपोर्ट बेस में और पीएमएल एंड पीपीपी में कोई फर्क नहीं है, दोनों अपनी तरफ इस मुनाफकत को देखते हैं जो लीडरशिप की है। अब जो जवाब अख्तर साहब का जवाब है और मेरा भी जो सवाल है, आप समझते हैं कि पीटीआई का सपोर्ट बेस अपनी लीडरशिप को उसी तरह से झूठा, मुनाफिक, बदनीयत और बेकार समझने लग गया है जिस तरह से कम पीपीपी के लीडरशिप को, पीपीपी के वर्कर्स को या पीएमएलएन को देखना चाहिए? या फिर यह है कि पीपीपी पीएमएलएन को नजर नहीं आता कि लीडरशिप करप्ट है, जाली अकाउंट है, किसी चीज का जवाब नहीं दे सकते, झूठ बोल रहे हैं? मोहित, देखिए मैं वो अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या आप नहीं समझते मजहर कि यहाँ चोरी हो रही है, करप्शन है, अरबों रुपए की करप्शन है, जाली? मतलब ये सवाल नहीं है इंपॉर्टेंट क्या? मेरे भाई, मैंने आपसे ये नहीं कहा, आपने जो मुनाफे झूठा में इस तरह अच्छा, आप कहते थे, मैं नहीं कहता लोगों को। मैं भी डिस्क्राइब ही कर रहा हूँ ना। नहीं, देखिए 2011 तक पीटीआई का क्या मौक़िफ़ था, ये शऊर की बात कह रहे हैं, ये आप शऊर उजागर कर रहे हैं कि जी टर्न कोर्ट्स को एक्सेप्ट करना, इलेक्टेबल्स को एक्सेप्ट करना, ये शऊर है? या आप उनके शऊर को और ज्यादा डैमेज कर रहे हैं? उनके शऊर को उनको इस चीज पे कन्विंस कर रहे हैं कि जी इलेक्टेबल्स को एक्सेप्ट कर लें, टर्न कोर्ट्स को एक्सेप्ट कर लें। कोई कल तक पीपल्स पार्टी का दिफा करता था, वो आज आके पीटीआई का दिफा कर रहा है, तो वो कल का रिग्रेट तो करे। फवाद चौधरी हो या फिरदौस आशिक अवान हो या एक्सवाइड हो, शमशान बुखारी हो, ये कल तक पीपल्स पार्टी का दिफा किया करते थे। ये और जो लोग हैं, ये कल तक नून लीग या काफ लीग का दिफा किया करते थे। पीटीआई ने फर्क क्या डाला था? पीटीआई ने फर्क ये डाला था कि उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। वो कमेटी असेस करती थी कि अगर कोई आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने माजी पे उस पे केसेस, वो कमेटी खत्म कर दी गई 2011। अच्छा, मेरा सवाल शायद क्लियर नहीं हो पा रहा। मुबश्शिर रहमान साहब, क्या आप समझते हैं कि पीटीआई ने जो भी गलतियां की हैं, उसको मुनाफिकत कह लें, गलतियां कह लें, राउंड अबाउट, टर्न अराउंड, जो भी कहना चाहते हैं, क्या अब इखलाकी तौर पे पीटीआई का सपोर्ट बेस अपनी लीडरशिप को वैसे ही देखने लग गया है जैसे कि पीपीपी पीएमएलएन को देखना चाहिए? असल में मोहित साहब, दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। एक तो यह है कि हम एक दूसरे से नफ़रत इतनी ज़्यादा करते हैं कि बोगस में हम अपने लीडर की हर कमज़ोरी भी हम उसको माफ़ करने को तैयार हैं। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई के अंदर इस वक्त मैं आपको बताऊं, लोअर केडर्स में यकीनी तौर पे बहुत अपसेट हैं लोग, और हम तो मिलते हैं वोटर्स को भी, सपोर्टर्स को भी, और वो कहते हैं कि यार ये तब्दीली नहीं है, या ये तब्दीली का फेस नहीं है। तब्दीली का फेस मसलन आतिफ है, तब्दीली का फेस शाहराम है, तब्दीली का फेस मुराद सईद है, ये लोग तब्दीली का फेस है। बाकी काफ़ी लोगों के ऊपर वो कहते हैं कि वो नहीं है। लेकिन पीटीआई का जो कोर वोटर है ना और सपोर्टर है, वो कहता है जी हमें इमरान खान पे ये एतबार है कि एक दफ़ा वो एहतसाब कर दे सही तरह। ये पीटीआई का कोर वोटर जो है सपोर्टर, उसका कहना है। लेकिन मजहर अब्बास साहब की बात 100% नहीं, 1000% सही है कि वो काफ़ी लोगों को शक की निगाह से देखते हैं कि ये अगर कल टर्न कोर्ट था तो आज दोबारा ये टर्न कोर्ट हो सकता है किसी भी स्टेज पे। तो उनको रिस्पेक्ट ज़रूर मिलती है, बट अपने वोटर से वोट लेवल ऑफ ट्रस्ट नहीं मिल रहा। आप देखें, इमरान खान अपनी सीट रिटेन नहीं कर सके लाहौर जैसे हलके में, लाहौर जैसे शहर में, अर्बन एरिया की सीट थी,
क्योंकि उनको लगा कि आगे हुमायूं अख्तर हैं जो पीटीआई का ओरिजिनल फेस नहीं है और वोटर जो है वो घर से नहीं निकला. सो दैट वाज अ वेरी क्लियर इंडिकेटर ऑफ वॉट एवर मजहर साहब इज सेइंग. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. साबिर शाकिर साहब, वही सवाल आपके सामने. जो पीटीआई ने टर्न कोर्ट्स का इल्ज़ाम पीटीआई पे, ठीक है, यू टर्न लेने का इल्ज़ाम, कॉम्प्रोमाइज़ किए बहुत ज़्यादा, बहुत सी अपॉइंटमेंट्स ऐसी कर दी जो लोगों को लगता है कि इमरान खान साहब को नहीं करनी चाहिए थी, और परफॉर्मेंस के भी इश्यूज़ हैं. इन सारी चीज़ों को देख के अब पीटीआई का जो सपोर्ट बेस था, जिसने पीटीआई को गुज़िश्ता 10 बरस में सपोर्ट किया, क्या अब वो पीटीआई की लीडरशिप को वैसे ही देखने लग गया है जिस तरह से, लेट मी पुट, कि मैं जैसे देखता हूँ कि भाई मुझे तो कम से कम अदालतों ने साबित किया, ये नहीं किया, नैब के केसेस साबित होते ही नहीं होते. मैं ज़ाती तौर पे इंटेलेक्चुअली कन्विंस्ड हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने करप्शन की है मैसिव दबा के, और आसिफ अली जरदारी साहब पे लगने वाले अक्सर इल्ज़ामात, कुछ हो सकता है थोड़े कमज़ोर हों, लेकिन अक्सर इल्ज़ामात की जो अभी बोगस अकाउंट्स के हैं, जब मैं उसकी रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ मुझे समझ आती है ठीक ठाक तरीके से कि ये करप्शन हुई है. नैब साबित कर सके ना उसके नकम्मापन. क्या पीटीआई और उसके दरमियान में हम ये मॉरल इक्विवेलेंसी अब ड्रॉ कर सकते हैं? फेलियर अपनी जगह पे, हम रोज़ क्रिटिसाइज कर रहे हैं. ये है मेरा सवाल. देखिए, अभी अगर पीटीआई अभी उस स्टेज पे नहीं आए कि हम पीटीआई को कंपेयर करें मुस्लिम लीग नवाज से, या पीटीआई को कंपेयर करें पीपल्स पार्टी से. वो एक लंबी लंबी इनिंग्स खेल चुके हैं और कई अरसे से इक़्तिदार में है. पीटीआई को इक़्तिदार मिला है फर्स्ट टाइम, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 महीने मुश्किल हुए हैं. पीटीआई की तो परफॉर्मेंस इश्यूज है ना, परफॉर्मेंस इश्यूज. उसकी वजह ये है, अरबों चोरी करने वाले इश्यूज. उसकी वजह यह है कि अभी तक कोई मेगा स्कैंडल नहीं आया करप्शन का. ठीक, ये नहीं आया कि जी फ़लाँ वज़ीर और वज़ीर आज़म हाउस इस वक्त सौदे हो रहे हैं, फ़लाँ वज़ीर इतने पैसे ले उड़ा, और जो जिस पे शक था वो उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, उसको फारिग कर दिया गया. कल तो मज़ीद पंजाब साबिर साहब हाथ छोड़ तो हो गए हैं ना, ठीक है ना. फॉरेस्ट अलीम मिनिस्टर खान भी पकड़ लिया. अलीम खान साहब गिरफ्तार हुए, उसके बाद जनाब एक और सब्तैन साहब गिरफ्तार हो चुके हैं. तो ये चीज़ तो चल रही है, कम से कम इस पे तो ज़ीरो टॉलरेंस. अभी मज़ीद 2-3 वज़ीर जो हैं वो फारिग होने वाले हैं, 2-3 वज़ीर इंडक्ट होने वाले हैं, ये भी हो रहा है. तो इसलिए इमरान खान साहब को या पीटीआई को कंपेयर करें इन लोगों के साथ जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं, जिनके खिलाफ रेफरेंस है, जिनके करप्शन के मुकदमात हैं, आधे मफरूर हैं, आधे मतलूब हैं, आधे जेलों में हैं, तो ये तो हो नहीं सकता. दूसरा, पीटीआई का अभी तक वोटर जो है नहीं, लेकिन पीएमएलएन और पीपीपी का जो अपना सपोर्टर है, क्या वो अपनी लीडरशिप को इस तरह से देखता है जैसे आपने डिस्क्राइब किया, जैसे मैं कर रहा हूँ, या वो ये समझता है कि हमारा ये बोगस है, हमारा ये बायस है, हम मिले हुए हैं, हमें किसी ने ट्रक लोड भर के पैसे दिए? देखें, बात ये है कि अगर वोटर उसका ये बात ना समझता होता, तो फिर तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 5 साल, फिर तो अगला इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी को जीतना चाहिए था. जरदारी साहब जब सदर थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी और केपीके में भी कोलिशन गवर्नमेंट, तो फिर तो ये नहीं होना चाहिए. तो वो इलेक्शन हार गए. उसके बाद पीएमएलएन आ गए. पीएमएलएन को भी फिर अगर उसका वोटर सपोर्टर ये सारी चीज़ें ना होती तो फिर तो उनकी हुकूमत होनी चाहिए थी. मज़हर अब्बास साहब, क्विकली, अब आपको समझ आया कि हमारा सवाल क्या है? क्योंकि आप दूसरे, ये है सवाल, मतलब जो आप नहीं, मैं मोहित बिल्कुल जो हो सकता है, मैं सवाल को मैं अंडरस्टूड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि वो सारे लोग जिसकी आप बात कर रहे हैं, अभी साबिर पूरी पीपल्स पार्टी और नून बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. लेकिन वो सारे लोग जो इस हैंड इन ग्लव्स रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के, उनके वो और उसमें से बेशुमार लोग आज पीटीआई का हिस्सा हैं, उनके बारे में पीटीआई का वर्कर और सपोर्टर क्या कहता है? मगर साहब, बात यह है, हमारा जो कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर बता रहा हूँ, सियासी कल्चर, वो देखता है नंबर 1 की तरफ कि इमरान खान है, पीटीआई का सपोर्टर बहुत खुश है. ये हलकों में तो कुछ हलकों में ये बात हो सकती है इंडिविजुअली कि जनाब वहाँ पे उनको इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे एज ए होल तो जो पीएमएलएन का वोटर है वो नवाज शरीफ की तरफ देखेगा, मरियम नवाज की तरफ देखेगा, बाकी नीचे किसी और को नहीं देखेगा कि फ़लाँ वज़ीर क्या कर रहा है और फ़लाँ एमएनए क्या कर रहा है और फ़लाँ एमपीए क्या कर रहा है. पीटीआई का भी वोटर जो है वक्त वो खान की तरफ देख रहा है. बिल्कुल खत्म हो गया. मेरे तमाम गेस्ट का शुक्रिया. इतना टाइम ही नहीं है कि मैं सम अप कर सकूं. तमाम फैसला आपका, देखने वालों का, जो भी नतीजा आप निकाल सके. कल फिर आपसे मुलाकात होती है. बहुत शुक्रिया.